हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 30 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और करंट अफेयर क्या है दोस्तों? यूएस बिड्स टू ट्रम्प चाइना इन स्ट्रगल टू सिक्योर डीआरसीज क्रिटिकल मिनरल्स। इसमें बस इतना कहा जा रहा है दोस्तों, जो यूएसए है वो मतलब डीआरसी कह रहा है कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे, सारी चीज़ देंगे, पर बदले में हम लोग को भी आपका मिनरल चाहिए, ठीक है। पर ये सिक्योरिटी किस चीज़ से देगा? जैसे कि मतलब पहले चाइना मैक्सिमम पार्ट जो था अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, उसने अपने इन मिनरल के लिए उनको मतलब झूठे वादे करके मतलब फंसा लिया था एग्रीमेंट में, ठीक है, कि मैं आपको रोड दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, हॉस्पिटल दूंगा, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, ये वो सिर्फ। पर ये सब चीज़ें हुई नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं सब के चक्करों में बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, जो मतलब अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, जो मतलब मिनरल रिच हैं, वो सब इनसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं चाइना से। तो अब ये है कि उनकी सिक्योरिटी वक्योरिटी के लिए क्या है कि मतलब यूएस बोला कि मैं करूँ देखूंगा ये सब चीज़ें, आप बस मुझे क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सेस दे दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ तो चलता रहता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि डीआरसी में जब इतना पंगा हो रहा है एक दूसरे में, तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। तो जान लीजिए सर, डीआरसी जो है अपने आप में बहुत बड़ा ही हब है, मतलब मिनरल रिसोर्सेज का, क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज का। एक बार आप देख लीजिए इसकी पोजीशन दोस्तों, है ना। अगर आप इसकी पोजीशन मैप में देखेंगे तो आप देखिए ये है डीआरसी, ठीक है। डीआरसी से जस्ट आप इसके देखिए ईस्ट में देखिए दोस्तों, ईस्ट में तंजानिया है, बुरुंडी है, रवांडा है, उगांडा है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपको साउथ सूडान मिल जाएगा, देख रहे हैं, ये साउथ सूडान हो गया। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, और वेस्ट में आप रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हो गया, और इधर में अंगोला आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो है ये अंगोला और ये जाम्बिया है। ये जाम्बिया और मतलब यही डीआरसी का जो कटांगा रीजन नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी फेमस है कॉपर बेल्ट की तरह, ठीक है। अब आगे इसके बाकी रिसोर्सेज हम लोग देखते हैं दोस्तों, है ना। पहला देख लीजिए कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए पूरी दुनिया में सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूसर आप मान लीजिए, ठीक है। प्रोडक्शन जो होता है कोबाल्ट का पूरी दुनिया में, उसमें 70% प्रोडक्शन यही कर देता है, कौन? डीआरसी। अब कोबाल्ट का यूज़ बहुत सारा होता है, जैसे लिथियम आयन बैटरीज हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसके बाद स्मार्टफोन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज जो होते हैं उनके लिए भी होता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर, यही मैं आपको बता रहा था दोस्तों, एक कटांगा कॉपर बेल्ट है। कटांगा कॉपर बेल्ट में आपका साउथ ईस्ट पार्ट, मतलब जो नीचे वाला जब होगा ना, आप ये देखिए ना, ये देखिए दोस्तों, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन आप इसमें देखिए, ये नीचे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला, और इसी से जस्ट जाम्बिया टच हो रहा है। इसका जाम्बिया का जो है नॉर्थन पार्ट और इसका साउथ ईस्ट पार्ट, किसका मतलब डीआरसी का, ये कॉपर बेल्ट कहलाता है। क्या नाम है उसका दोस्तों? कटांग कॉपर बेल्ट, ठीक है। उसके बाद कॉपर का यूज तो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग हो गया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। डीआरसी वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर भी है दोस्तों कॉपर में, ठीक है। उसके बाद आता है कोल्टन। कोल्टन क्या है दोस्तों? ये टेंटेलियम या नायोबियम कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है ना, और ये सारी स्ट्रेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छा होता है ये, तो इसीलिए एज ए कैपेसिटर को मतलब आप समझ लीजिए स्मार्टफोन में यूज़ होता है, लैपटॉप में यूज़ होता है, अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है। गोल्ड तो आप जान ही रहे हैं, डायमंड्स हो गया। डायमंड के लिए दोस्तों समझ लीजिए दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से जाएंगे, क्वांटिटी के हिसाब से जाएंगे, तो रशिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। पर अगर आप मान लीजिए वैल्यू के हिसाब से जाएंगे, मतलब एज पर वैल्यू किसके पास सबसे ज़्यादा डायमंड है, तो वो बोत्सवाना में है। वो भी जवांग एक मतलब माइन है जो काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस वैल्यू के लिए, मतलब सबसे कीमती हीरे कहाँ मिलते हैं, तो वो आपके बोत्सवाना में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब ये डीआरसी में भी मिलते हैं। टीन और टंगस्टन हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एलॉय और वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। लिथियम भी यूज़ होता है। मतलब ये 7 तरह के मिनरल हैं जिनके लिए लड़ाई चलती रहती है डीआरसी में बाकी कंट्रीज़ का, जैसे यूएसए भी कर रहा है कि मतलब मेरे को मिल जाए एक्सेस, और चाइना तो मतलब धोखा दिया ही है। और थोड़ा सा अगर देखेंगे दोस्तों सारे रिसोर्सेज को, आप इस मैप में देखिए, क्लियर आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे मिनरल रिसोर्सेज डीआरसी का आप देखिए, तो जैसे गोल्ड वाला रीजन आप देखेंगे, ये जस्ट ऊपर वाला ही है, ये सारा रीजन देख रहे हैं, येलो वाला पार्ट ये गोल्ड वाला हो गया। और डायमंड वाला देखिए, डायमंड वाला इधर में आ जाता है, ये देखिए, ये पूरा डायमंड वाला है, ये इस तरह जो है, ठीक है। और उसके बाद आपका कॉपर वाला तो इधर जाम्बिया, और ये साउथ ईस्ट पार्ट जो है मतलब डीआरसी का वाला, तो मतलब कॉपर बेल्ट हो गया, कटांगा वाला, ठीक है। और उसके बाद आपका कोल तो है ही, और मिन टीन और ये वाले हो गए, ठीक है। मेन तो आपका यही है दोस्तों, कॉपर बेल्ट और ये कोबाल्ट काफ़ी फेमस है इसके लिए। फिर दोस्तों सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों? तो एक चीज़ आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए, मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया। विच कंट्री इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एज पर क्वालिटी और वैल्यू, मतलब वैल्यू के हिसाब से, कीमती हीरो के हिसाब से कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक माइन है, डायमंड माइन, जहाँ पे पिंक हीरे पाए जाते हैं, मतलब पिंक कलर के, ठीक है। वो वाली माइनिंग का भी नाम आप बताइए ताकि ध्यान रह जाए, ठीक है, सर्च करिएगा। फिर आ जाता है सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर। ये है दोस्तों, यूएस कन्फर्म्स इट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ फ्लैश ईटिंग न्यू वर्म स्क्रू वर्म। व्हाट इज दिस पैरासाइट? ये एक्चुअली एक आर्टिकल छपा है दोस्तों, और उसमें कहा जा रहा है पहला केस मिला है किसका, यही न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म का, ठीक है। अब न्यू वर्म स्क्रू वर्म कौन सा होता है? ये देखिए, देख रहे हैं, ये मक्खी जो देख रहे हैं आप, फ्लाई। एक सेकंड दोस्तों, है ये देखिए, ये वाली जो फ्लाई है ना, ये क्या करती है दोस्तों, जैसे कोई शरीर में मतलब वाउंड्स है, मतलब आप समझ लीजिए
घाव है या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे मतलब चोट लगी है, तो उसमें ये जाके ना अपने मतलब अंडे दे देती है। अब एक बार में कम से कम 300 अंडे दे देती है दोस्तों। जब ये अंडे देती है उसमें, तो अंडे से जो लार्वा निकलते हैं वो ये वाले होते हैं। ये लार्वा क्या करते हैं ना, वो फ्लैश को ईटी मतलब खाना स्टार्ट करते हैं। जब फ्लैश को खाना स्टार्ट करते हैं, तो फिर जब खा खा के वो बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो वो जमीन पर गिर जाते हैं। और जमीन पर जब गिर जाते हैं तो धीरे धीरे करके अपने एक नॉर्मल रूप में आ जाते हैं, जो मतलब एक नई फ्लाई बन जाती है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म क्या है दोस्तों, एक तरह का पैरासाइटिक फ्लाई है। ठीक है, जो आपने देखा भी। इसका साइंटिफिक नेम है कोकिलियोमिया। ये एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखिए। होमोनियोवोरस, इसमें होमोनियोवोरस जो मतलब है, इसका मैन मतलब ही है मैन ईटर। ठीक है, इसको फ्लैश ईटिंग ब्लो फ्लाई भी कहा जाता है। ये जो मतलब मैंने अभी आपको मक्खी दिखाया दोस्तों ना, जैसे ये वाली जो मक्खी है, इसको आप समझ लीजिए फ्लैश ईटिंग ब्लो फ्लाई भी बोला जाता है। इसका वही ब्लू ग्रे कलर होता है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, ये मतलब नेटिव आप मान लीजिए साउथ अमेरिका हो गया, कैरेबियन वाला हो गया, सेंट्रल अमेरिका, यही वो इसी पोर्शन में आता है। सेंट्रल अमेरिका तो बीच वाला हो गया ना। उसके बाद आपका आ जाता है कैरिबियन सी के पास वाले जो होते हैं, वो कैरिबियन कहलाते हैं नेशन। ठीक है, अब देखिए इसका यही प्रोसेस जो मैं बताया, जैसे फीमेल फ्लाई है। ठीक है, ये जाएगी किसी वाउंड में, मतलब जो घाव है उस घाव में अंडे दिया, अंडे से लार्वा निकलेंगे, जिनको मैगेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैगेट। मैगेट ये वाले होते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये मैगेट होते हैं। ठीक है, अब ये मैगेट जैसे मतलब निकलेंगे अंडे से, तो ये खाना स्टार्ट करेंगे लिविंग फ्लैश, जो मतलब जिस घाव में है, तो वहाँ पे मतलब फ्लैश खाना स्टार्ट करेंगे। खा खा के जब वो बड़े हो जाएंगे, तो मतलब वो सीधा जमीन पे गिरेंगे। जमीन पे गिरेंगे तो पुपेट के फॉर्म में आ जाएंगे। पुपेट के फॉर्म के आने के बाद ये सीधा एडल्ट मुख्य बन जाएंगे। ठीक है, बहुत खतरनाक। और एक्चुअली इनको स्क्रू इसलिए कहा जाता है कि ये स्क्रू की तरह घुसते हैं, मतलब जैसे छोटे से होल बनाते बनाते वैसे फिर जाके अंदर अंडे दे के आ जाती है वो। अब इसमें है ये क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हो सके तो आप वीडियो पॉज करके एक बार सर्च करिए इसको। व्हाट इज स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक यूज्ड बाय यूएस। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें क्या किया था ना, जो भी मतलब नर वाली मक्खियां थी, यही वाली जो स्क्रू वाली वॉर्म होती हैं, ये वाली जो मक्खियां थी, इनको क्या किया, स्टेराइल कर दिया, मतलब नपुंसक बना दिएगा। और नपुंसक बना करके इनको छोड़ दिया। अब जब ये मीटिंग करेंगे मतलब ये फीमेल वालों के साथ, तो फीमेल क्या है कि ऑफ स्प्रिंग नहीं देंगे, मतलब कोई अंडे देंगी ही नहीं, पॉपुलेशन अपने आप कोलैप्स। पर ये इतना कारगर रहा नहीं था। देखिए दोबारा फिर से स्टार्ट हो गया केस आना, है ना। फिर थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर है, गवर्नमेंट्स न्यू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑन नेचुरल हनी। ये थोड़ा सा क्या है, जो हनी मिशन जो स्टार्ट किया गया था ना कंट्री के द्वारा, तो उसी को मतलब प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम कर दिया, ताकि ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो और लोग ज़्यादा ज़्यादा इनिशिएशन करें इस चीज़ में। ठीक है, तो हमारे लिए मेन मैटर क्या करता है एग्जाम पर्पज से, हनी मिशन है क्या दोस्तों। इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए, हनी मिशन जो है 2017 में आया था। ये किसके तहत आया था दोस्तों, एक स्वीट रिवॉल्यूशन आया था, किया गया था, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। उसी के तहत ये हनी मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था 2017 में, किसके द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर में। ठीक है, इसका काम क्या है दोस्तों, सस्टेनेबल, मतलब सस्टेनेबल आप समझिए ना, बी कीपिंग, मतलब जो मधुमक्खियों का पालन होता है उसको मतलब थोड़ा नॉर्मल नेचुरल तरीके से, मतलब जो कि मतलब सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उसकी तरह करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि मतलब इसका एम क्या था हनी मिशन का, कि फार्मर की इनकम बढ़ाया जाए, ऊपर से जो लोग मतलब गाँव में है उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें यूथ, वुमेन और ट्राइबल्स, मेन फोकस तो वुमेन ही थी दोस्तों। ठीक है, वुमेन और ट्राइबल्स ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, ट्राइबल्स में भी वुमेन। ठीक है, इन सबको मतलब एम्पावर किया जाए, ताकि अपनी जीवन यापन के लिए सारी चीज़ें वो अपने यहाँ पे ही रह के कर सके। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिए, जो मतलब बेसिक वनडे एग्जाम में तो पूछ ही लेता है, कि मतलब जैसे रानी लक्ष्मी भाई बोल रहा हूँ, सॉरी, रानी जो मक्खी होती है उसका लाइफ स्पेन कम से कम मतलब 5 साल तक तो रहता ही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद इसका जो बजिंग साउंड होता है, अगर आप देखेंगे, एक ये भी क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, कि बजिंग साउंड में कितने पर सेकंड में टाइम वो घुमाते हैं पंख को। ठीक है, 200 टाइम्स पर सेकंड बजिंग साउंड जो आता है ना, 1 सेकंड में 200 बार वो अपनी वो घुमा लेते हैं पंख को। ठीक है, अब 20 जो होती हैं मधुमक्खियां जो होती हैं, उनकी 5 आंखें होती हैं। ठीक है, 4 पंख होते हैं। ठीक है, और सिर्फ जो फीमेल मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वही काटती हैं, मेल वाले नहीं काटते। ठीक है, और ये जान लीजिए, जैसे ये लोग जब निकलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे ढूंढने के लिए, नेक्टर होता है, जिससे वो लोग हनी बनाते हैं, मतलब मध बनाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, शहद बनाते हैं। वो नेक्टर जब किसी को मिलता है, मधुमक्खी को, तो मधुमक्खी क्या करती है, वैगल डांस करती है। अब वो जो वैगल डांस होता है, वो वैगल डांस से ही मतलब बाकी मधुमक्खियाँ आती हैं, फिर मतलब ऐसे ऐसे हिल हिल के बताती है कि हाँ यहाँ नेक्टर है, नेक्टर है, नेक्टर है। इससे क्या सारी मधुमक्खी को पता चलता है, वो आके फिर वहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ नेक्टर टू ईच बाय डूइंग वैगल डांस। ये वैगल डांस किसने डिस्कवर किया था, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, कार्ल वॉन फ्रिस्क। ये ध्यान रखिए, कार्ल वॉन फ्रिस्क ने ही इस मतलब मूवमेंट को डिस्कवर किया था, कि मतलब ऐसा करती हैं मधुमक्खियाँ। ठीक है, और ध्यान लीजिए, इस दुनिया में एकमात्र अगर कोई इंसेक्ट है जिसका बनाया हुआ खाना इंसान खाता है, तो वो है मधुमक्खी। और वो है फूड कौन सा,
मधु, मधु मतलब वही शहद, ठीक है। अब वही जो मैं बता रहा था मिशन हनी जो है आपका, जो आया था हनी मिशन, ये किसके तहत लाया गया था? तो ये एक मतलब रिवोल्यूशन, जैसे मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन होता है, स्वीट वैसा ही एक स्वीट रिवोल्यूशन आया था। ये किसके लिए? ये इसको एपीकल्चर में जो मधुमक्खी पालन होता है ना, उसको प्रमोट करने के लिए इस रिवोल्यूशन को लाया गया था, ठीक है। अब इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, ठीक है। किसके अंडर में? वही दोस्तों खादी, जो मतलब आपका हनी मिशन है ना, उसी का अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। इसी के लाइन पे हनी मिशन को लॉन्च किया गया था 2017 पे, ठीक है। अब बी कीपिंग क्या होगा? बी कीपिंग वही है दोस्तों, मतलब आप मधुमक्खी पालन करना, उसके मध को बेचना, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उनके बेचे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर मधुमक्खी पालन करते हैं तो जो क्रॉप्स होती हैं उनके पॉलिनेशन में काफ़ी मदद होगी, क्योंकि वहाँ पे जाएंगी वो नेक्टर लेने के लिए। उससे क्या है कि मतलब ट्रांसफर करती रहती है ना, तो जिससे क्या होता है कि जल्दी पॉलिनेट होते हैं, क्या बोलते हैं आपके मतलब क्रॉप्स, ठीक है। और एक पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मतलब जैसे कि फार्मिंग मतलब आप समझ लीजिए फसल उगाने उगाने के साथ, जैसे मछली पालन हो गया, भैंस दूध वाला हो गया, वैसे ही बी कीपिंग भी उसका पार्ट होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। अब फोर्थ आ जाता है दोस्तों, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। ये है आपका नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ठीक है। इसमें इसमें क्या है, ये एक्चुअली क्या है दोस्तों ने, ये उससे अलग इसलिए है क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट कराया गया था, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा का पूरा जो है सेंटर ही अपना खर्चा देगी इसमें, ठीक है। अगर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती तो वो मतलब स्टेट वाइज भी दिया जाता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में होता है, पहाड़ी वाले में होता है तो 90:1 रेशियो होता है, और अगर जैसे इधर होता है मतलब स्टेट स्टेट के साथ सेंटर से स्पॉन्सर्ड स्कीम तो 60-40 का रेशियो होता है। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो 100% क्या है, सेंट्रल देगी पैसा, ठीक है, 100%। अब ये इंप्लीमेंट कराया गया था नेशनल बी बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। उसको इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। इसका मेन काम था वुमेन्स को एम्पावर करना बी कीपिंग के लिए, ठीक है। मतलब बी कीपिंग के द्वारा इनको एम्पावर करना, और एक गोल जो है मतलब स्वीट रिवोल्यूशन में दिया गया है कि मतलब उसको अचीव करना, ठीक है। लॉन्च कब किया गया था? तो 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? ये देख लीजिए दोस्तों, वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम वाला था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कंफ्यूज होता है ना, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, और सिर्फ हनी मिशन अगर बोलेगा तो वो आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, वो भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो पॉज करके दोस्तों मेरे को इसको कमेंट में आंसर करिए, व्हाट इज द मेथड यूज टू कम्युनिकेट बाय बीज व्हेन दे फाउंड नेक्टर। जब मतलब मधुमक्खियों को नेक्टर मिलता है तो वो कौन सा मेथड यूज करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बताने के लिए, ये मुझे आप बताइए कमेंट में, है। फिर फोर्थ करंट अफेयर आपका कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025, ये कहाँ हुई है दोस्तों? तो ये अहमदनगर गुजरात में हुई। ये दोस्तों एक तरह से आप समझ लीजिए क्वालिफाइंग वाला है, इसमें जो भी मतलब क्वालिफाई करेगा ना, वो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, जो कि 2025 का होने वाला है ग्लासगो में। मतलब ग्लासगो कहाँ है दोस्तों? स्कॉटलैंड में, वहाँ पे होने वाला है ना कॉमनवेल्थ गेम्स 2025, उसका 30वां एडिशन है ये कॉमनवेल्थ का, ठीक है। अब इसमें जो मीराबाई चानू, इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बना दिया वहाँ पे, ठीक है। गोल्ड मेडल तो जीती हैं, इन्होंने कितना वजन उठा के रिकॉर्ड बनाया? तो वो 193 kg का वजन उठाया और कॉमनवेल्थ में एक नया रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। अब इसमें ये जो मैं मतलब मेथड जो सा इवेंट होता है जिसमें उन्होंने किया, तो वो स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क इवेंट, ये वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, ये क्या है, किस गेम से रिलेटेड है? तो ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जैसे कि ये आदमी है ना, ठीक है, ये पहले बैठेगा और ये जो जैसे ये है ना वेट लिफ्टिंग के लिए, इसको उठाएगा पहले, जो मतलब बैठ के उठाएगा, उसके बाद इस आर्म्स को सीधा रखते हुए ऊपर उठा के दिखाएगा, ठीक है। वही है क्लीन एंड जर्क इवेंट, ठीक। हेल्ड कहाँ? यही हो गया। और क्वालिफाइंग इवेंट है किसके लिए? कॉमनवेल्थ गेम्स 2025 के लिए, जो कि ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड के, ध्यान रखिए, ठीक है। और इसी से ध्यान रखिए, जैसे अभी है कि ध्यान रह जाएगा, ग्लासगो ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये हावड़ा को कहा जाता है वेस्ट बंगाल के, ठीक है। अब मीराबाई चानू के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मीराबाई चानू अभी करंट में चेयरमैन है किसकी? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के एथलीट्स कमीशन की, मतलब जो भी एथलीट वेट लिफ्टिंग वाले जो मतलब एथलीट्स हैं, उनको जो भी दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीज़ें यही मतलब लेके जाती हैं, ठीक है, ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सामने, ठीक। इनको पद्मश्री मिला है 2018 में, गोल्ड मेडल इनको 2 बार इन्होंने जीता है कॉमनवेल्थ में गेम में, 2018 वाले में भी, 2022 वाले में ही। और दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ करंट अफेयर है, फिफ्थ है ना। अब थोड़ा सा दोस्तों क्या है ना, आप मुझे वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए, व्हाट इज कॉमनवेल्थ गेम मतलब नेशन। आप देखिए कॉमनवेल्थ नेशन मैं बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग कर दिए होंगे, ठीक है, कमेंट कर लीजिए, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशन है जो कभी कभार मतलब अंग्रेज के अंडर में रहे हो, मतलब उनके मतलब अंडर में रहे हो, मतलब उन्होंने राज किया हो जिनके ऊपर, ठीक है। वही सारी कंट्रीज का एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ नेशन। इसमें टोटल 56 मेंबर स्टेट है, जिसमें इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। इसको कभी कभी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे की डिस्कशन करें उससे पहले आप ये फोटो देख लीजिए,
ये कोई आम आदमी नहीं है दोस्तों, ये है मेजर ध्यानचंद, देख रहे हैं, मेजर ध्यानचंद जी हैं, ठीक है। अब ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है, जो फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर, नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाया गया था दोस्तों। ये जो है बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, मेजर ध्यानचंद जी की, ठीक है, जो कि एक हॉकी प्लेयर है जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जो बर्थ हुआ था, मतलब जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, जो कि अभी प्रयागराज है, ठीक है। अब मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका सबसे बेस्ट पार्ट बता रहा हूँ दोस्तों, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल लगातार जिताए थे इंडिया को। 1928 में जो एम्स्टर्डम में हुआ था, जो कि कैपिटल है नीदरलैंड की। 1932 में जो लॉस एंजेलिस में हुआ था, जो कि सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, जो कि यूएस में आता है। और 1936 में तो इन्होंने जादू ही कर दिया था, एक ही मैच में, जो फाइनल वाला मैच है, 8 गोल किए थे। और बर्लिन में जीते, ये इवेंट हुआ तो जिताया था। बर्लिन क्या है दोस्तों, ये कैपिटल ऑफ जर्मनी है, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट जान लीजिए, एक मतलब जो इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है, जिसको मतलब पहले मतलब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था, इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स। और कब किया गया दोस्तों, 2021 में, ठीक है। इसके बाद 6 न्यूज और 6 करंट अफेयर आपका दोस्तों, एक्सरसाइज मैत्री 2025, ये किसके बीच में होता है दोस्तों, तो ये जान लीजिए इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। ये 14th एडिशन है, जो कि कहाँ होगी, उमराव में, मेघालय में। ये 1 से लेकर 14 सितंबर तक होगी, ठीक है। एक्चुअली क्या डेट मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ क्योंकि आजकल डेट भी पूछने लगे दोस्तों, ठीक है। मतलब आपको एग्जैक्ट डेट भी पता होना चाहिए कि मतलब कब से कब तक हुआ था, ठीक है। 1 से 14 सितंबर तक एक्सरसाइज मैत्री, आप जान लीजिए, कोई याद हो ना हो, अपना ये ध्यान, इतना ध्यान रखिए, एक्सरसाइज मैत्री का जो डेट है वो 1 से लेकर 14 सितंबर तक होगा, मेघालय के उमराव में। 13वां एडिशन का 2024 में हुआ था, थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। ये एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक। इसके अलावा कोई जो मतलब 2025 में हुई है एक्सरसाइज, वो थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए एक्सरसाइज इक्विवेलेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मालदीव के साथ हमारे रिश्ते उतने अच्छे रहे नहीं थे, बीच में इन्होंने सही किया है, ठीक है, मालदीव वालों ने, हम लोगों ने उतना इनिशिएट नहीं किया है, पता चल गया ना उसको अपनी औकात। तो ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इक्वेरियम, ये हेल्ड कहाँ हुआ है दोस्तों, ये मालदीव में ही हुआ है, इंडिया और मालदीव के बीच में, 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद आता है डेजर्ट एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, ये इसमें कंफ्यूज मत करना दोस्तों। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट जो है, इंडिया की जो तीनों फोर्सें हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों मिलकर करती हैं। कहाँ किया है इन्होंने इस बार, एयरफोर्स स्टेशन जो जोधपुर है, वहाँ पे एक्सरसाइज किया 24 से 28 फरवरी, ठीक है। उसके बाद आता है बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज, ये बे ऑफ बंगाल में हुआ है। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है 10 मार्च से लेकर 12 मार्च 2025 में, ठीक है। उसके बाद वरुण नेवल एक्सरसाइज, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है 19 से 22 मार्च तक, कहाँ पे, अरेबियन सी में, ठीक। उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज सी, ये क्या है दोस्तों, ये समझ लीजिए मल्टी नेशन आप मान लीजिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आपका जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, 5 है, पांचों ने मिलकर किया है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन नाम है इसका, क्या नाम है दोस्तों इसका, एक्सरसाइज सी ड्रैगन, देखिए मैंने सिर्फ सी बोला, एक्सरसाइज सी ड्रैगन नाम है। ये कहाँ पे हुआ है, गुआम आइलैंड यूएसए के, ठीक है, 4 से 19 मार्च तक, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका इंदिरा, ये इंडिया और रशिया के बीच में हुआ है, नेवल एक्सरसाइज है 2025 में। कहाँ हुआ है, 2 फेजेस में बे ऑफ बंगाल में किया गया, 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक, इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 7th न्यूज और 7th करंट अफेयर, इसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन किया ही दोस्तों कि मतलब शिपकिला पास में इंडिया और चाइना फिर से मतलब ट्रेड रूट खोल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, मतलब उस समय ये डिस्कस किए, बहुत सारे हम लोगों ने पासेज डिस्कस किए थे, पर मेन जो है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि आपका शिपकिला पास हो गया, ठीक है, शिपकिला पास आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका रोहतांग पास हो गया, रोहतांग पास जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, यही है मेन जो मनाली को लाहौल एंड स्पीति वैली से जोड़ता है, ठीक है। एक बारालाचा पास आता है, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कुंजुम पास, ये क्या करता है दोस्तों, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अंदर में ही है। अब ये देखिए इसकी इनकी पोजीशन इसमें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तिब्बत वाला रीजन है, ये आपका आ जाएगा शिपकिला पास, जहाँ पे अभी फिर से ट्रेड रूट खोला जा रहा है। और उसके बाद लिपू लेक में भी खोला जा रहा है, मतलब ये जो कि जिसको मतलब नेपाल बोलता है कि हमारा है, ठीक है। उसके बाद आपको बारालाचा पास ये हो गया, उसके बाद रोहतांग पास आपका इधर हो गया, और ये आपका देवसा पास हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 8th न्यूज और 8th करंट अफेयर, तो वो डिस्कस करने से पहले आप इन पर्सनालिटी को देख लीजिए। ये अनीश दयाल सिंह जी हैं, ठीक है, ये फॉर्मर मतलब डीजी थे सीआरपीएफ के, ठीक। अनीश दयाल सिंह जी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मतलब अभी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। पहले मतलब ये क्या थे, मतलब डायरेक्टर जनरल थे सीआरपीएफ के, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है दोस्तों, ठीक है। अब इनका काम क्या होगा, इनका काम है दोस्तों, मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, मतलब एडवाइजर की तरह काम करेंगे, ठीक है। किसके, मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनके, मतलब उनको एडवाइस करने के लिए या उनकी सहायता के लिए ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मतलब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एनएससी के बारे में, जो मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसके मेंबर भी होते हैं, बाकी भी मेंबर होते हैं। तो एनएससी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है दोस्तों,
ये देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, एक एडवाइजरी बॉडी है जो मतलब पीएम को मतलब फॉरेन पॉलिसी होगी या फिर मतलब देश की सुरक्षा के मतलब रिलेटेड मतलब जो भी एडवाइस है मतलब पीएम को यही बॉडी देती है। कौन सी? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और इसकी स्थापना जो है पीएम पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने मतलब 1998 में ही इसकी स्थापना करी थी। और इसी की स्थापना करते ही मतलब बाद में इन्होंने एक पोस्ट भी बनाई जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। पहला और पहले कौन थे? वो ब्रजेश मिश्रा जी थे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका कंपोजिशन देखेंगे तो हेड तो इसके पीएम हो गए और बाकी इसमें एनएसए वाले मतलब एनएसए मतलब पीएम का ही सेक्रेटरी होता है। इसमें कंपोजिशन देखें, ठीक है। और करंट जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो अजीत डोवाल जी हैं, ठीक है। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, एडिशनल एनएसए होते हैं, डिप्टी एनएसए होते हैं, ठीक है। यही डिप्टी एनएसए अनिल दयाल सिंह जी बने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके हो जाएंगे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गए। उसके बाद आपका हो गया एक्सटर्नल अफेयर हो गया। मतलब ये जो मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? डिफेंस। मतलब ये सारे डिफेंस के यूनियन मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हो गए, होम अफेयर्स के हो गए, मतलब गृह मंत्रालय जो होता है, फाइनेंस हो गया, ये सारे गवर्नमेंट इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर है वो सारे हो गए। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ये भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नाइन्थ न्यूज और नाइन्थ करंट अफेयर। ये और भी पार्ट है दोस्तों, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है, पर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसको किसी और दिन मतलब अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मथुआ कम्युनिटी। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है दोस्तों पता है? क्योंकि यहाँ पे एक मतलब जैसे कि बिहार में जो स्पेशल रिव्यू वाला हुआ था ना इलेक्शन के लिए, स्पेशल इन डेप्थ रिव्यू, वही यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी ये देखिए, ये है मथुआ कम्युनिटी के लोग, ठीक है। ये मथुआ कम्युनिटी के लोग जो है ना वो बांग्लादेश से ज़्यादा मतलब बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब ये बने थे तब वो जो एरिया जहाँ पे था, जहाँ पे स्टार्ट हुआ था इनका, तो वो बांग्लादेश वाला था। अभी क्या वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगह पाए जाते हैं। तो इसके फाउंडर कौन है? हरिचंद ठाकुर जी हैं, ठीक है। इनका ये कहना है कि हमारे बहुत सारे लोग मतलब वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे अगर ये चीज़ हुई। क्या? स्पेशल इन डेप्थ रिव्यू, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट है किसकी? मतलब वेस्ट बंगाल में, ठीक। इतना ही ध्यान रखिए। उसके बाद आता है फीडे वर्ल्ड कप 2025। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि इसको होस्ट कहाँ किया जाएगा? गोवा करेगा, ठीक है। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर। अब जो फीडे वर्ल्ड कप 2025 में जीतेगा, इसके जो टॉप 3 मतलब पोजीशन वाले होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में दोस्तों, ठीक है। अब जब ये कैंडिडेट टूर्नामेंट में जो आदमी जीतेगा वो जो करंट जो वर्ल्ड चैंपियन है उसके साथ लड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इसको कराएगा, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट नितिन नारंग जी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दोस्तों सीआईएसएफ। सीआईएसएफ न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? सीआईएसएफ न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने अपनी पहली, जिसमें मतलब सारी सारी महिला वाली कमांडो होंगी, वो यूनिट को लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब लॉन्च कर दिया तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आप जान रहे हैं दोस्तों, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सिर्फ एक नहीं है, ये इसमें मतलब 7 तरह की डिफरेंट फोर्सेस होती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए डिस्टेंट, जैसे कि आपका ये सारी सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती हैं। और इसमें जैसे आपका आ जाता है सीआरपीएफ हो गया, उसके बाद सीआईएसएफ हो गया, उसके बाद आपका आईटीबीपी हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, उसके बाद आपका आ जाता है एनएसजी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गया, असम राइफल्स हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, असम राइफल्स का मतलब थोड़ा सा जो कंट्रोल है ना वो मिलिट्री के अंडर में भी आता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन, मतलब होम अफेयर्स के अंडर में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव आता है असम राइफल का, और जो मतलब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रहता है वो मिलिट्री वालों के पास रहता है, ठीक है, आर्मी के पास, ठीक। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल भी होता है, ठीक है। अब जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी अगर देखेंगे तो सीआरपीएफ हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बॉर्डर वाला देखेंगे तो बॉर्डर में आपका बीएसएफ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा आईटीबीपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका सीमा सशस्त्र बल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देख लीजिए इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले होते हैं ना, ये जो सीआईएसएफ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उनको प्रोटेक्शन दिलाता है, मतलब सिक्योरिटी और प्रोटेक्ट इंस्टीट्यूशन एंड पीएसयूज ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर मान लो काउंटर टेररिज्म की बात आ गई, मतलब टेररिज्म से रिलेटेड, तो उसके लिए एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जैसे वीआईपी यूपीस के लिए भी करता है। और अगर जो वीआईपी हैं या फिर क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके मतलब प्रोटेक्शन के लिए भी काम करता है, ठीक है। और सीआईपीएफ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो पूरा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। वही जो और बाकी जो मैंने बताया, ध्यान रखिए दोस्तों, असम राइफल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, मतलब उसका ऑपरेशन कंट्रोल जो है असम राइफल्स का, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है, ठीक है। मतलब मिलिट्री नहीं, हाँ मिलिट्री बोल दिया, सॉरी दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, ठीक है। और इनका रिक्रूटमेंट यूपीएससी के द्वारा होता है एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हाँ कमेंट करिएगा, ठीक। ओके बाय।